नमस्कार। जब किसी की तबीयत बिगड़ती है उसके बाद उसके द्वारा कोशिश की जाती है कि अस्पताल पहुंचकर अपना इलाज कराया जा सके और इलाज कराकर हम घर सुरक्षित तरीके से वापस हो सके। यह कोशिश प्रत्येक व्यक्ति की होती है जिनकी तबीयत बिगड़ती है। लेकिन जब कोई अस्पताल मौत का सौदागर बन जाए तब किस तरह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है, किस तरह से इसमें भर्ती मरीजों को परेशानी उठानी पड़ती है, उसको मैं बताने के लिए अभी एमसीएच भवन के पास खड़ा हूँ। देखिए ये एमसीएच भवन है और इसमें कई क्रिटिकल मरीज भर्ती हैं। सबसे जो नवजात शिशु हैं उन्हें एसएनसीयू में भर्ती कराया गया है और उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए प्रत्येक क्षण ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और जब ही ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाए सारे बच्चे जो नवजात बच्चे हैं उनकी मौत हो सकती है। और जो आज यहाँ पर प्रकरण दिखाई पड़ा, जो हादसा यहाँ पर दिखाई पड़ा, उस हादसे के बाद एसएनसीयू में भर्ती बच्चों की मौत भी हो सकती थी। अफरा तफरी का जो माहौल कायम हुआ उस माहौल से कई लोग चोटिल भी हुए हैं। एक बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था। लेकिन इस विभाग की देखरेख कुछ ऐसे निकम्मे अधिकारियों के द्वारा की जा रही है जिसके निकम्मेपन के कारण आज ये पूरा भवन चर्चा का विषय बना हुआ है। सोचिए कि करीब 1 बजे यहाँ पर गैस पाइपलाइन से विस्फोट की खबर आती है और विस्फोट जैसे ही होता है उसके बाद इसमें काम करने वाले लोग जिनके बच्चे भर्ती हैं उनके बीच अफरा तफरी का माहौल कायम हो जाता है और अफरा तफरी के बीच कई लोग चोटिल भी हो जाते हैं। आखिर ये नौबत क्यों आई? जब ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही थी, जब पाइपलाइन बिछाया गया था, उस पाइपलाइन की देखभाल सही तरीके से क्यों नहीं हो रही थी? क्यों इसमें लापरवाही बरती गई? और लापरवाही बरतने के बाद इस पर पर्दा डालने की कोशिश पूरी तरह से यहाँ पर दिखाई पड़ रही है और इसी कोशिश के कारण एक बार फिर इस तरह का हादसा हो सकता है। लेकिन इस हादसे के बाद से भी कोई सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं निकम्मापन इसलिए कह रहा हूँ कि जितने निकम्मे अधिकारी हैं उन्हें यहाँ पर लगाया गया। अगर निकम्मापन उनके अंदर में नहीं होता तो प्रत्येक दिन यहाँ पर जाँच होती, प्रत्येक दिन देखने का प्रयास किया जाता और यह जानने की कोशिश की जाती कि जो व्यवस्थाएं यहाँ पर दी गई हैं वो व्यवस्थाएं सही तरीके से कार्य कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। और सबसे ज़्यादा निकम्मापन अभी यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं उदिता सिंह, उनमें दिखाई पड़ रहा है। उनके निकम्मेपन के कारण ही ये पूरा विभाग कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है। विभागों में एक तरह से जंग लग रहे हैं और ऑफिस में बैठकर उनके द्वारा तमाम जानकारियां दी जा रही हैं, बताने की कोशिश की जा रही है कि नहीं विस्फोट नहीं हुआ है, लीकेज हुआ है। आप दफ्तर में रहकर सभी बातों को जान जा रही हैं और जो स्पॉट पर है, जो सब कुछ देख रहा है, जो इसके भुक्तभोगी हैं उनके द्वारा जो बातें बताई जा रही हैं उनको एक सिरे से खारिज करने का प्रयास किया जा रहा है। इस घटना के बाद जब मेरे द्वारा उनसे संपर्क किया गया तो उनका कहना था कि नहीं लीकेज हुआ है। आप दफ्तर में बैठकर कैसे डिसाइड कर दें कि लीकेज हुआ है? और आपके इसी बचाव के कारण कहीं ना कहीं ये विभाग बर्बाद हो रहा है। जब जिलाधिकारी किसी अधिकारी का बचाव करने लगे, जब जिलाधिकारी के स्तर से दोषियों को क्लीन चिट दी जाने लगे तो पक्के तौर पर किसी भी विभाग को बर्बाद होने से नहीं बचाया जा सकता है। और एक और मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सोचिए कि जब सीएस यहाँ से छुट्टी पर जाते हैं तो नियम के अनुसार अपने से कनीय अधिकारियों को अपना प्रभार देकर जाने की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ के जो उपाधीक्षक हैं, जो कार्यकारी अधीक्षक हैं, जो गैर संवैधानिक पद है, उनको यहाँ पर चार्ज देकर वो यहाँ से रवाना होते हैं। जबकि ये सीएमओ हैं, डीआईओ हैं, तमाम वरीय चिकित्सक हैं। इसके बाद में भी उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं अस्पताल को भुगतना पड़ रहा है। जब यहाँ पर एसडीएम जाँच करने के लिए आए हुए थे, जब पूछा जा रहा था यहाँ के कार्यकारी अधीक्षक से, तब कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी। जो अशोक कुमार आए थे, डॉक्टर अशोक कुमार एसडीएम, उनसे बात पूछने की कोशिश की जा रही है। जब आपके पास अनुभव की कमी है, जब आपके पास ज्ञान नहीं है तो फिर आप इस तरह की जिम्मेदारी क्यों ले रहे हैं? इस तरह के जिम्मेदारियों का निर्वहन आपके द्वारा क्यों किया जा रहा है? यही ये भवन है जिस भवन में अभी मात्र 2 या 3 घंटे पहले जो घटनाएं सामने आई थी, जिस तरह से यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल कायम हुआ था, जिस तरह से लोग दहशत थे, यहाँ पर कई जो भी जीएनएम या जीएनएम संस्थान हैं उनके बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी उनके बीच जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल दिखाई पड़ा, जिस तरह से लोगों में दहशत था, शायद उस दहशत को कोई समझने वाला नहीं है। और पूरा स्वास्थ्य महकमा को बर्बाद करने की कोशिश सीएस से लेकर यहाँ के डीएम के स्तर से की जा रही है। डीएम केवल कोई घटना के बाद आमतौर पर यहाँ पर एसडीएम, डीडीसी इनको भेजा जाता है। आप खुद यहाँ पर आकर देख सकती थी कि इतनी बड़ी घटना है,
इतनी बड़ी घटना होने के बाद डीएम का चेंबर मात्र यहाँ से 1.5 या 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद में भी डीएम के द्वारा यह जानने का प्रयास नहीं किया गया कि इस तरह की घटना कैसे आई, सामने आई, क्यों आई और घटना आने के बाद किस तरह से क्षति हुई है, किस तरह से इस घटना को रोका जा सकता है। इन तमाम बातों को जानने का प्रयास उनके द्वारा नहीं किया गया और ऑफिस में बैठकर जिस तरह से जानकारी दी जा रही है, जो बताने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं उनकी जो कोशिश दिखाई पड़ रही है, वो कोशिश कहीं ना कहीं जो कमी है उस पर पर्दा डालने की कोशिश है। और वाकई में जो आज घटना हुई है, अगर मान लीजिए कुछ देर तक और ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित रह जाती तो जो भी बच्चे भर्ती हैं, जो भी अभिभावक हैं, उनके बीच जो स्थिति दिखाई पड़ती, शायद उस स्थिति का अंदाज़ा न तो यहाँ के अधिकारी को है, न तो यहाँ के प्रभारी सीएस को है और न ही अपने चैम्बर में बैठी डीएम को है। आखिर क्या आप नीतीश कुमार के कार्यकाल को इस कदर बनाने में पड़ी हुई हैं, जिस कार्यकाल को याद करके लोग अब यह कहना शुरू करेंगे कि एक समय जब जंगल राज की बात कही जाती थी, कुछ उसी तरह का जंगल राज एक बार फिर रोहतास में दिखाई पड़ रहा है। अगर जंगल राज नहीं होता तो तमाम व्यवस्थाओं को पहले से दुरुस्त कर लिया गया होता, तमाम यहाँ पर जो सुविधाएं हैं उसको दुरुस्त कर लिया गया होता, लेकिन अगर व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया जा रहा है तो ये जंगल राज नहीं है तो क्या है? क्या डीएम मुद्दा सी बताएंगी कि आज जो घटना हुई है उस घटना में किसी बच्चे की जान गई होती तो इसकी जिम्मेवारी किसके ऊपर आती? सबसे बड़ी बात है कि सीएस जिस तरह से यहाँ पर काम कर रहे हैं और सीएस जिस काम के कारण चर्चा में बने हुए हैं, उन चर्चाओं पर भी डीएम के स्तर से ध्यान देने की कोशिश नहीं की जा रही है। आखिर सीएस को किसके द्वारा अधिकार दे दिया गया है कि यहाँ वरीय पदाधिकारियों को छोड़कर कनीय पदाधिकारियों को प्रभार दिया जा रहा है? आखिर क्या उनके लिए नियम नहीं बनाए गए हैं? क्या वो नियम का पालन नहीं कर सकते हैं? अगर नियम का पालन नहीं कर रहे हैं तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इस बात को भी अब जानने का समय आ गया है। अब जानने की ज़रूरत भी है कि कैसे एसएमओ को चार्ज नहीं दिया गया, कैसे डीआईओ को चार्ज नहीं दिया गया, क्यों यहाँ के कार्यकारी अधीक्षक को चार्ज दिया गया, जो कि गैर कानूनी तौर पर ये पद सृजित किए गए हैं। इस तरह से अगर इस यहाँ के अस्पताल को या स्वास्थ्य विभाग को संचालित करने की कोशिश होगी तो पक्के तौर पर रोहतास जिला में कुछ इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी, जिन घटनाओं के बाद बिहार सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा। और जब जवाब नहीं मिलेंगे तो क्या होगा 2025 के चुनाव में, ये सभी को पता है। 2025 का चुनाव नज़दीक है और डीएम भी चाह रही हैं कि शायद नीतीश कुमार की जो स्थिति हो, उस स्थिति के लिए शायद डीएम यहाँ आई हुई हैं, उसी तरह से काम कर रही हैं और 2025 के चुनाव में ये नीतीश कुमार का लुटिया डुबोने के लिए तैयारी कर चुकी हैं। और जिस तरह से इनके द्वारा काम किया जा रहा है, उस काम के बदौलत पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि 2025 में रोहतास के सातों विधानसभा में एनडीए का खाता नहीं खुलने जा रहा है। कारण कि जब लोग सेवाओं से नाराज होंगे तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं चुनाव में दिखाई पड़ेगा और उल्टा सी चाह रही हैं कि कम से कम नीतीश कुमार का खाता यहाँ से ना खुल सके। और जब खाता नहीं खुलेगा तो क्या होगा, किस तरह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य करेंगे, शायद इसका अंदाज़ा यहाँ के डीएम को भी नहीं है। सासाराम के सदर अस्पताल से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।